जिस जनरेशन को लोग अक्सर हल्के में लेते हैं, उसी जैनजी ने नेपाल की राजनीति की तस्वीर बदल दी। हालात इतने बिगड़े कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि ये सब कैसे शुरू हुआ, कहां जाकर फूटा और देश के लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है। 8 सितंबर 2025 को काठमांडू में हजारों लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन के लिए निकले। भीड़ का बड़ा हिस्सा जैनजी का था। किसी ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी, कोई कॉलेज से सीधे आया था। इस मार्च को हामी नेपाल नाम की संस्था ने आयोजित किया था। रूट तय था, माइती घर मंडला से संसद परिसर की ओर। शुरुआत में सब कुछ शांत था, लेकिन रास्ते में पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को रोकना शुरू किया। भीड़ को पीछे धकेलने के लिए पानी की बौछारें चलाई गई, आंसू गैस के गोले दागे गए और रबर की गोलियां भी इस्तेमाल हुई। कुछ ही देर में माहौल गर्म हो गया और फिर वो घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। पुलिस ने वास्तविक गोलियां चला दी। 8 सितंबर की शाम तक रिपोर्ट्स में कम से कम 19 मौतें और 300 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। अगले कुछ दिनों में आंकड़े तेजी से बढ़े। नेपाली स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक कुल 72 लोगों की मौत और 2113 से ज्यादा घायल दर्ज है। सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए सरकार ने दोपहर 3:30 बजे से कर्फ्यू लागू किया, लेकिन जमीन पर इसका असर बहुत सीमित रहा। काठमांडू के साथ साथ पोखरा, बुटवल, भरतपुर और दमक जैसे शहरों में भी प्रोटेस्ट्स शुरू हो गए। कई जगहों पर सिचुएशन काफी वायलेंट हो गई। पार्लियामेंट के बाहर और पीएम हाउस के पास फायर इंसिडेंट्स हुए। फाइनेंस मिनिस्टर को सड़क पर भीड़ ने घेर कर अपमानित किया। एक अत्यंत दुखद घटना में एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की उनके घर में लगी आग के दौरान मौत हो गई। सोशल मीडिया का बैन होना एक बड़ा ट्रिगर था, लेकिन असली वजह उससे कहीं गहरी थी। करप्शन, गवर्नेंस की गड़बड़ी, बेरोजगारी और नेपोटिज्म। नवंबर 2023 में सरकार ने सोशल प्लेटफॉर्म से कहा, देश में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करो, लोकल प्रेजेंस रखो और एक कंप्लेंट सिस्टम बनाओ ताकि हेट स्पीच, फेक न्यूज और ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगे। इस बारे में कई पब्लिक नोटिस भी जारी हुए। इसके बाद 28 अगस्त को सरकार ने डेडलाइन दे दी। 3 सितंबर तक रजिस्टर नहीं किया तो बैन कर दिया जाएगा। ज्यादातर बड़े प्लेटफॉर्म्स ने रजिस्टर नहीं किया। नतीजा, 26 प्लेटफॉर्म्स बैन हो गए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट, एक्स, ट्विटर वगैरह। टिकटॉक चलता रहा क्योंकि उसने लोकल नियम मान लिए थे। प्रोटेस्टर्स का कहना था कि इस कदम का असली मतलब आवाज पर कंट्रोल करना था, क्योंकि सोशल मीडिया पर सरकार से जुड़े कई मामलों की कड़ी आलोचना हो रही थी। नेपाल में युवा बेरोजगारी लंबे समय से एक गंभीर समस्या है। आंकड़ों के मुताबिक यूथ अनएम्प्लॉयमेंट लगभग 20.82% के आसपास था, यानी हर 5 में से लगभग एक इंसान जॉबलेस है। नई नौकरियां कम बन रही थी, इसलिए रोजगार के लिए विदेश जाना आम होता गया। हालत यहां तक पहुंच गई कि हजारों नेपाली पैसे के लिए रूस और यूक्रेन के युद्ध में शामिल होने तक चले गए। फरवरी 2024 तक रिपोर्टें बता रही थी कि 15,000 से अधिक नेपालीज ने रशियन मिलिट्री ज्वाइन की थी। कुछ लड़ाकों के मुताबिक बोनस प्लस सैलरी मिलाकर उन्हें लगभग 4,000 अमेरिकी डॉलर महीना मिल जाता है, जो 5 लाख नेपाली रुपए से अधिक बैठता है। जान का खतरा बहुत बड़ा था, लेकिन घर में अवसर कम थे, इसलिए मजबूरी में पैसों के लिए ये करना पड़ रहा था। इसी बीच सोशल मीडिया पर नेपो किड्स और नेपो बेबी जैसे ट्रेंड छा गए। आम परिवारों की रोजमर्रा की मुश्किलों की तुलना नेताओं के बच्चों की चमक दमक भरी जिंदगी से की जा रही थी। कई पोस्टर वायरल हुए। एक में लिखा था, नेताओं के बच्चे विदेश से गुची बैग लेकर लौटते हैं और आम लोगों के बच्चे ताबूतों में। यही असमानता लोगों के गुस्से की जड़ बनती चली गई। नेपाल की राजनीति में लंबे समय से वही बड़े नाम सत्ता में आते जाते रहे। नेपाली कांग्रेस CPNUML मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और CPN माओइस्ट सेंटर मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर। गठबंधन बनते हैं, टूटते हैं और कुर्सी फिर किसी पुराने नाम के पास चली जाती है। इस बीच कई शीर्ष नेताओं पर गंभीर आरोप भी लगे, जैसे नेपाल एयरलाइंस के वाइड बॉडी विमान खरीद मामले में भारी अनियमितताओं की बात रिपोर्टों में आई। शेर बहादुर देउबा ने किसी भी भूमिका से इनकार किया और उनके खिलाफ सीधा केस दर्ज नहीं दिखता। आरजू राणा देउबा का नाम फेक भूटानी रिफ्यूजी केस की खबरों में आया, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया। उन्होंने भी आरोपों को नकारा है। प्रचंड, पुष्प कमल दहाल पर माओवादी लड़ाकों के कैंटनमेंट फंड को लेकर गड़बड़ी के आरोप लंबे समय से उठते रहे हैं। शिकायतें और जांच की मांगे जारी है। अंतिम कोर्ट फैसला नहीं। और केपी शर्मा ओली के वक्त का गिरिबंधु टी एस्टेट लैंड स्वैप
जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मंजूरी रद्द कर दी थी, अब भी अनुपालन अवमानना को लेकर कानूनी विवाद में है। कई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स पर गवर्नमेंट लैंड निजी हाथों को देने की बातें भी उठी। एक और बड़ी दिक्कत यह रही कि 2006 के बाद से अक्सर पॉलिसी डिसीजंस पर नेताओं की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती ही नहीं। ये माहौल एक तरह की शील्ड बन जाता है और करप्शन बेधड़क चलता रहता है। 2008 से पहले नेपाल एक राजशाही यानी मोनार्की था। 2006 के बड़े आंदोलन और लंबे तनाव के बाद 28 मई 2008 को देश फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। इसके बावजूद अगले 17 वर्षों में 13 बार सरकारें बदली, कभी ओली, कभी प्रचंड, कभी देवबा। ये अस्थिरता जनता के भरोसे को लगातार कमजोर करती रही। मार्च 2025 के एक प्रोटेस्ट में तो ये तक सुनाई दिया कि रिपब्लिक फेल हो गया, मोनार्की वापस लाओ। ये डेमोक्रेसी के लिए चिंता का संकेत है। सोशल मीडिया बैन का असर टूरिज्म सेक्टर पर तुरंत हिट हुआ। आउटरीच और बुकिंग का बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया पर चलता है। टूरिज्म की पहुंच और बुकिंग का पूरा रास्ता सोशल मीडिया से चलता था। प्लेटफॉर्म बंद हुए तो लोग पैकेज होमस्टे तक पहुंच ही नहीं पाए। नतीजा, कम पूछताछ, कम बुकिंग और बिजनेस डाउन। इसके अलावा लाखों नेपाली जो पढ़ाई या नौकरी के लिए विदेश में रहते हैं, वे अपने परिवार से जुड़े रहने के लिए मैसेजिंग एप्स पर निर्भर थे। एप्स बंद होने से ये संपर्क भी प्रभावित हुआ। पहले से बना गुस्सा अब और बढ़ गया। सरकार ने बैन को नेशनल इंटरेस्ट में बताया और कहा कि वे किसी हॉस्टाइल एजेंसी के दबाव में नहीं आएंगे। लेकिन ग्राउंड पर हकीकत यह थी कि हालात एक निर्णायक मोड़ पार कर चुके थे। दबाव बढ़ा। सबसे पहले होम मिनिस्टर ने मोरल ग्राउंड्स पर रिजाइन किया और इसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर लगाया गया बैन हटा लिया गया। फिर भी प्रोटेस्ट रुका नहीं। कई जगहों पर पीएम, प्रेसिडेंट और ऑपोजिशन लीडर के घरों के बाहर भी फायर इंसिडेंट्स हुए। आर्मी ने हेलीकॉप्टर से मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स को इवैक्यूएट किया। आखिर में 9 सितंबर को लगभग दोपहर 2 बजे केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और प्रदर्शनकारी सिस्टमैटिक लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की मांग कर रहे थे। आर्मी चीफ ने राष्ट्र को संबोधित कर शांति की अपील की। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नेपाल का ये यूथ ड्रिवन प्रोटेस्ट साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में टर्निंग पॉइंट बनेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।